तो बच्चों, स्वागत है अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में। आज हम यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, जिसमें से क्लास 9th के चैप्टर जिसमें से आता है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं का कामकाज। अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो आपके हिंदी मीडियम से यहाँ पर आपको समझाने को मिलेगा, प्लस अगर इंग्लिश मीडियम से तो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये है कि इस साइड में हमने बुक आपको खोल के दिखा रखा है, ये चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ से हमने हेडिंग बाय हेडिंग इसको शॉर्ट उसमें बनाया है नोट्स में, ताकि आपको समझा सके कम समय में ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, बस चीज़ों को आप समझते जाइए या सुनते जाइएगा या लिखते भी जाइएगा। इनके लिख भी सकते हैं, बाद में जब आपको एग्जाम टाइम पीरियड में इनके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखो, ये पूरी बुक है हमारे पास, इस बुक के सारे पीडीएफ्स हैं, इसी से हमने पढ़ के इन सारे क्वेश्चन आंसर को निकाला गया है, मेजर पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट है किसमें से, यानी कि जो आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो ये इस साइड ही हमारी बुक है और उधर हम आपको पढ़ाते हैं। तो इसमें से इस साइड में आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ चैप्टर 4 है, अध्याय 4, वो यानी कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं का कामकाज। तो पहली हेडिंग आती है, पहली हेडिंग आपको बुक में भी मिल जाती है कि हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, यानी कैसे बड़े नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, तो इसके विषय में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिए जाते हैं, लोकतंत्र में बड़े फैसले किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे भारत में डेमोक्रेसी, आपको डेमोक्रेसी पहले पढ़ा भी चुके हैं, तो जैसे भारत में यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कोई व्यक्ति स्पेशल पावर रख के कोई डिसीजन नहीं लेगा। जब कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है या सरकार कोई डिसीजन लेती है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में हमें उस डिसीजन को रखा जाता है, फिर सारे लोग वोट करते हैं, फिर इसके बाद कोई बड़ा फैसला किया जाता है। तो कहने का मतलब है, जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति के दम पे नहीं लिए जाते, कई सारे व्यक्तियों होते हैं या कई सारे ग्रुप होते हैं, मिलकर फिर ही डिसीजन को टेक ओवर किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसके लिए कई संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। ऑब्वियसली सी बात है, हर यहाँ पर संस्थाएं काम करती है। जैसे हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफेंस। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके बाद कार्मिक मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर यानी कि क्या क्या संस्थाएं होती हैं। ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करके, आपस में बातचीत करके ही सारे डिसीजन को टेक करते हैं, यानी कि लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, फैसले लेने, उसे कानून बनाने और लागू करवाने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कि कोई भी हम कानून बना, जैसे भारत में कोई कानून बनाना है, कोई नियम लाना है, तो वो फैसला लेने से पहले हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और उन प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली फिर इसके बाद देश का जो प्रेसिडेंट होता है उसमें सिग्नेचर करता है और फिर इसके बाद वो लॉ यानी कानून बन के रेडी हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है यहाँ पर। देखो, इंपॉर्टेंस पॉइंट जो आते हैं इसमें से, अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा आता है यानी जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी कैसे काम करती है उसके विषय में आते हैं। यहाँ पर आते हैं यानी गवर्नमेंट निर्णय लेने का अधिकार, यानी गवर्नमेंट जो निर्णय लेती है, ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। यानी पार्लियामेंट फैसले को कानून का रूप देती है, ठीक है, और जुडिशरी कानून संविधान के अनुसार होने की जांच करती है। अब इन 3 चीज़ों को समझो, यानी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। यहाँ पर क्या है, इन 3 चीज़ों में गवर्नमेंट के जो निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है। जैसे हम कोई डिसीजन टेक कर रहे हैं, यानी कोई डिसीजन बना रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट लेगी, यानी सरकार लेगी। सपोज करो इतने समय बीजेपी की सरकार है और प्लस यहाँ पर बीजेपी की सरकार, तो ऑब्वियसली सी बात नरेंद्र मोदी की सरकार आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन स्पेशल किसी व्यक्ति का यहाँ पर शासन नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहे कि यहाँ पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है भारत में, तो जहाँ जैसे जिसमें डेमोक्रेसी होगा वहाँ किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर लेने का जो अधिकार होगा, तो गवर्नमेंट के ही सारे मेंबर मिलकर अधिकारों के सारे फैसले लेंगे। फिर इसके बाद जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा उसको पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा, यानी ठीक है, आपके पास एक फाइल होगी, ठीक है, इस फाइल में हम सारी चीज़ें, सारी बातें लिखेंगे, सरकार लिखेगी और इस कानून को कहाँ ले जाएगी, संसद में ले जाएगी, यानी पार्लियामेंट में ले जाएगी। और वहाँ से पार्लियामेंट क्या करेगी, कानून को पास कर देगी, या वो पार्लियामेंट के सारे मेंबर सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करने के बाद अब ये कानून बन जाएगा। फिर इसके बाद इस कानून यानी जुडिशरी कानून को संविधान के अनुसार होने की जांच करती है, यानी जुडिशरी ये देखती है जो ये नियम इन्होंने बनाया है, क्या ये नियम संविधान के अकॉर्डिंग है या संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता, तो ये जांच करता है और फाइनली एक कानून बन के रेडी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सरल एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया गया, कैसे एग्जाम्पल को समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है, मंडल आयोग द्वारा पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। यानी कि सरकार ने कहा कि हम जो पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण देंगे। तो सबसे पहले इसकी तैयारी की गई, फिर एक समिति बनाई गई, ठीक है, फिर इसमें डिसीजन लिया गया, फिर आदेश दिया गया। फिर आदेश में क्या हुआ, आदेश जैसे ही हमारा यहाँ पर जैसे हमने एक बुक ली और उस एक कॉपी ली, ठीक है, इस कॉपी में सारे कानून नियम लिखे,
फिर इसके बाद कई सारी समितियां आई और इन सारी संस्थाओं ने इस कानून को चेक किया। फिर इसके बाद ये पार्लियामेंट में गया, वहाँ हम निर्णय ले लिया कि हाँ अब ये बनना चाहिए। फिर इसके बाद आदेश आ गया सरकार के, हाँ इस कानून को अब ले जाकर हम ले जाते हैं। अब इस आदेश को जैसे ही पार्लियामेंट में लिया जाएगा तो यहाँ पर विरोधावाद होगा। विरोधावाद मतलब जैसे मैंने कोई कानून नियम बनाया तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो मैंने कानून बनाया वो जरूरी नहीं कि वो 100% सही हो, तो सामने वाला व्यक्ति इसकी जांच पड़ताल विरोध करेगा, इसमें से कमियां निकालेगा, तो इससे हर चीज़ में क्या आती है, क्लियरिटी आती है। तो इस कानून को एक तरह से और ज़्यादा जाँच पड़ताल की जाती है। फिर इसके बाद यहाँ न्यायालय द्वारा लागू कर दिया जाता है, यानी कोर्ट द्वारा लागू कर दिया जाता है। तो ऐसे कोई नियम और कानून बनता है। चलिए आते हैं फाइनली फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, यह उदाहरण बताता है, यह एग्जाम्पल बताता है कि फैसले लेने के कई चरणों से यानी गुजरकर ही लागू होते हैं। यानी कि ये जो डिसीजन होते हैं कई सारे टॉपिक से निकलकर, यानी कई सारे स्टेप फॉलो करते 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 फिर कानून हमारा बनता है। ठीक है, यानी कोई डिसीजन कोई कह दे कि है, जैसे हम कोई कैदी होता है या कोई मुजरिम होता है तो लोगों के मन में आता है इसको डायरेक्ट गोली मार दो, तो किसी भी मुजरिम को पकड़ने के बाद उसमें डायरेक्ट गोली या एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ना ही डायरेक्ट फांसी दी जा सकती है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी कानून से गुजरना पड़ेगा। सेम टू सेम जब कानून बनाया जाता है तो कई सारी संस्थाओं से इसको गुजारा जाता है। ये गुजारने का मतलब कई सारी संस्थाओं से जांच कराया जाता है, फिर इसके बाद इस कानून को पारित कराया जाता है। अब यहाँ पर पढ़ाते हैं आपको पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या है, यहाँ पर देखो हमारी बुक में भी सांसद है, सांसद को पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये पार्लियामेंट है यानी कि संसद है। तो संसद क्या है, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों का समूह। मैंने पिछले आपको टॉपिक में पढ़ाया था कि जब व्यक्ति, जैसे कि आपके क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति होगा जो सांसद होगा, ठीक है, लोकसभा चुनाव होते हैं और उस चुनाव में एक व्यक्ति चुना जाता है जो आपके द्वारा चुन के वहाँ पर जाता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, और ये वो जाकर बैठता है। फिर इसके बाद तो इसी तरह जो 545 मेंबर हैं, ठीक है, तो ये 545 जो मेंबर होते हैं पूरे देश से आकर दिल्ली में संसद भवन में बैठते हैं। फिर इसके बाद कानून बनाना। कानून बनाना मतलब अब यहाँ पर सरकार को नियंत्रित करना, लोगों की समस्याओं पर चर्चा करना। कहने का मतलब है हम कानून क्यों बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर हम आज़ाद हैं, तो हमारे ऊपर कानून क्यों बनाए जाते हैं। देखो कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप कुछ ऐसा ना करो जिससे आम लोगों को नुकसान हो, इसलिए यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। और कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया। तो जैसे ही कानून बनता है तो सरकार को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बात दी गई है। तो ये जो कानून और नियम बनाए जाते हैं तो पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं और प्लस आम लोगों को भी। ठीक है, यहाँ पर जो कानून और नियम बनाए जाते हैं, जैसे मान लो कोई अमीर व्यक्ति है किसी को मारता है, ठीक है, या उसकी हत्या कर देता है, गरीब व्यक्ति भी हत्या कर देता है। अब अमीर व्यक्ति चाहे तो यहाँ पर पैसा देकर अपने यानी कि बच सकता है। ये वहाँ पर होगा जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है, जैसे चाइना में हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ भारत में ऐसा नहीं हो सकता। जो कानून जो नियम गरीब व्यक्ति पर लगेंगे वही नियम और कानून किसके ऊपर, अमीर व्यक्ति के ऊपर लगेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद सरकार को नियंत्रित करने के लिए होती है कानून व्यवस्था और लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है। यानी कि जैसे आपके यहाँ नालियाँ नहीं बनी, रोडें नहीं बनी, स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने, इन सारी विषयों में यहाँ पर संसद में क्या होता है, डिसीजन होता है, चर्चा होती है कि हमारे यहाँ ये कर दो, हमारे यहाँ वो कर दो, ये सारी चीज़ें की विषय में। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस पॉइंट हम देख लेते हैं। मैंने चीज़ों को बहुत शॉर्ट में बनाया, ठीक है, अपने हिसाब से, ताकि मैं पढ़ा सकूं। और जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को लिख भी लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको याद रहेगा कि संसद क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे आपको पूरा भारी भरकम लिखना नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट आते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पर यह है कि भारत में 2 हाउसेस यानी द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, भारत में कैसी द्विसदनीय व्यवस्था है और द्विसदनीय व्यवस्था को ही यहाँ पर क्या है, संसद भवन और यानी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में ये डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर इस बुक में लोकसभा है, ठीक है, तो बनाम राज्यसभा, तो यहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों है। इसकी बात करते हैं तो लोकसभा क्या होती है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। यानी कि लोकसभा का मतलब ये होता है लोगों का सभा, ऐसे समझो, यानी लोगों द्वारा चुने गए जो मेंबर होते हैं, आप जिन लोगों को वोट दिए हैं वो लोग वहाँ पर जाके बैठते हैं और आपकी जो हुई समस्या को उसका सलूशन ढूंढते हैं, ये सब लोग बैठ के। अब लोकसभा में क्या होता है, जैसे लोकसभा से जैसे आपने मान लिया कि लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव से ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये भी याद रखिएगा। जैसे इतने समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बनारस से चुनाव लड़े हैं। ठीक है, कहने का मतलब बनारस से वो भी चुनाव ही लड़े हैं। ठीक है, ऐसे जाके चुनाव में डायरेक्ट जाके नहीं बने, उनको भी चुनाव लड़ना पड़ा। अब ऐसे बहुत सारे मेंबरों को यानी कि 545 मेंबर चुनाव लड़े, उनमें से जो आधे मेंबर
ये नरेंद्र मोदी को अपना नेता नियुक्त किए, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को जनता नहीं बनाती है, प्रधानमंत्री को ये लोकसभा के मेंबर मिलकर प्रधानमंत्री बनाते हैं, ये याद रखिएगा। और जनता सिर्फ अपने लोकल यानी कि अपने आसपास के लोगों को चुनकर वहां पर सिर्फ भेजती है, बाकी ये लोग आपस में मिलकर वहां जाके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो आपको ये बताना है लोकसभा के मेंबर करते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा के व्यक्ति करते हैं। अब यहाँ राज्यसभा आता है, तो राज्यों का प्रतिनिधि, अब हर राज्य अपने अपने यहाँ से व्यक्ति भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो विधायकों की संख्या होती है उन विधायकों के रेशियो के अनुसार हर राज्यसभा अपने अपने यहाँ से ये राज्यसभा में मेंबर बना के भेजते हैं, ताकि उनकी राज्य की जो प्रॉब्लम है वो संसद में सुनी जाए। तो इस वजह से राज्यसभा भी अपने मेंबर भेजते हैं। और ये लोकसभा, अगर इनमें से पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ लोगों की सभा यानी जनता की सभा, जनता भारत में सबसे, तो ओबियसली सी बात लोकसभा ही होगी, तो सबसे बड़ी सभा भी लोकसभा ही होगी। फिर इसके बाद नीचे आपको और समझाते हैं। संसद सरकार से सवाल पूछती है, यानी कि संसद में जितने मेंबर बैठे होंगे, इतनी समय ओबियसली सी बात है बीजेपी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो संसद होगी, संसद में बैठे सारे मेंबर सवाल पूछेंगे किससे, सरकार से। किसकी सरकार इतनी समय, तो बीजेपी की है, तो उनसे सवाल पूछेगी और सरकार को जवाब देना ही होगा, यानी जवाबदेही तय होती है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा अगर क्वेश्चन है तो इन सारी चीज़ों, कभी आप पार्लियामेंट में टीवी या चैनल या यूट्यूब आपके पास हो तो उसमें डालना पार्लियामेंट बहस डाल देना या संसद भवन डाल देना, और उसके विषय में देखना, वहाँ पर जरूर सब लोग खड़े होकर क्वेश्चन पूछेंगे और जो अध्यक्ष होंगे वो अपोजिशन पार्टी के क्वेश्चन को उठाकर जो रूलर पार्टी होगी, जो क्या राज्य करती हुई पार्टी होगी, उनसे सवाल पूछेगी। तो अब आते हैं नीचे, क्यों जरूरी है संसद। ठीक है, यानी भारत में संसद क्यों जरूरी है, तो भारत में संसद इसलिए जरूरी है दोस्तों कि यहाँ पर भारत संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय कहने का मतलब यहाँ पर सारे लोग मेंबर आके इकट्ठा होते हैं और संसद बनती है। संसद में क्या होता है, आप लोगों की, आम लोगों की, गरीब लोगों की आवाज़ उठाई जाती है और वो सरकार में एक तरह से दबाव बना के रखती है। इस वजह से संसद होना भारत में जरूरी है। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि ये नियम कहाँ से लिया गया, तो ये नियम ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं, ताकि सरकार जनमत के विरोध में एक तरफा फैसला ना ले सके। देखो यहाँ पर यानी संसद क्यों जरूरी है आपसे पूछा गया, इसका नीचे थोड़ा सा और आंसर दे दिया गया कि यानी कहने का मतलब जो सरकार है वो जनता के खिलाफ कोई फैसला ना ले। ठीक है, जनता के फेवर में ही हमेशा फैसला ले, एक तरफा फैसला ना ले, यानी जो डिसीजन होगा वो जनता के फेवर में ही होगा, इसलिए संसद को बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है, लोकतंत्र में शक्ति का संतुलन बना रहे। कहने का मतलब डेमोक्रेसी में जो होता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी, तो जो यहाँ पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है उसमें क्या बन रहा है, बैलेंस बना रहा है, यानी कि ये बैलेंस कभी बिगड़े ना जनता का। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, संसद होती है। तो इस तरह आप वहाँ चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें से क्या है, राजनैतिक कार्यपालिका। तो राजनैतिक कार्यपालिका क्या होती है, यहाँ पर सरकार का वह हिस्सा जो नीतियों योजनाओं को लागू करती है। जैसे मान लो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कोई योजना लाते हैं। ठीक है, जैसे ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारी योजनाएं आते हैं। तो इन योजनाओं को लागू करेंगे। अब पर्सनली तो हर जगह जाके बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी तो हर योजना को तो लागू नहीं करेंगे कि भाई हर जगह उद्घाटन करें, हर जगह ये सब कराया जाए। इसके लिए हमारे सिस्टम में बिठाए जाते हैं कुछ अधिकारी। ठीक है, वो अधिकारी जैसे आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, और भी उससे छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, ये सारी चीज़ों, ये इनका काम होता है कानून व्यवस्था प्लस योजनाओं को पूरी तरह से भारत में सिस्टमैटिक तरीके से लागू किया जाए, चलाया जाए। जैसे आपके यहाँ सड़कें बनती हैं तो सड़कें बनाने हर जगह नरेंद्र मोदी नहीं पहुँचेंगे, उसके लिए हम लोगों ने क्या नियम बना के रखे हैं, कुछ अधिकारी बना के रखे हैं। जैसे डीएम है, आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है। ठीक है, तो डीएम का काम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना। अब इसी तरह उस जिस जो डिस्ट्रिक्ट को, इसी तरह राज्य को यानी स्टेट को संभालने के लिए सीएम होते हैं और देश को संभालने के लिए पीएम होते हैं। ठीक है, तो हर जगह सबकी अलग अलग क्या होती है, भूमिका होती है। अब यहाँ पर आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री आ जाते हैं, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में अधिकारी और प्रशासन आते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब वो मेंबर्स आते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि 5 साल बाद तो ऑब्वियसली ये हट जाएंगे। जनता द्वारा चुना हुआ मेंबर कोई हमेशा के लिए इस देश में नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जनता का कभी भी मूड बदल सकता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मान लो कि जनता के एक बार जनता द्वारा चुन लिया गया व्यक्ति वो हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, तब तो हो सकता है वो आपके सामने अच्छा बनकर प्रधानमंत्री बन जाए और बाद में वो देश की ऐसी की तैसी कर दे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो जनता जिस व्यक्ति को चुनेगी वो सिर्फ 5 साल के लिए रहेगा। 5 साल के बाद आपका काम देखा जाए, इसके बाद तुरंत चेंज कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जैसे आप एग्जाम देते हो,
पुलिस अधिकारी हो। तो आप एग्ज़ाम देकर जब अधिकारी या प्रशासन में बैठते हो तो यह आपकी परमानेंट नौकरी हो जाती है, जब तक आप क्या इस्तीफा नहीं देते। तो ये परमानेंट सिक्योरिटी है, जैसे आईएएस और पीसीएस आ जाते हैं। चलिए और नीचे चीज़ों को समझते हैं। इम्पोर्टेंस भूमिका यानी प्राइम मिनिस्टर सरकार का वास्तविक प्रमुख यानी कहने पर जो प्राइम मिनिस्टर सरकार का जो वास्तविक प्रमुख कामों में बांटा जाता है। जो मुख्य भूमिका होती है ये क्या कर इनका जो काम होता है, ये सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं उनको नोट डाउन करके भारत में लागू कर दिया जाता है। मंत्रियों के काम को बांटना यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो काम करता है, मंत्रियों के हर मंत्री का काम बांटते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं क्या कहते हैं ये सड़क रोजगार ये आते हैं, जिसमें से सड़क बनाई जाती है उसका मंत्रालय अलग होता है, खाद्य मंत्रालय अलग होता है जिसे एफसीआई बोलते हैं। प्लस इसमें से आजकल तो वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वो अलग, ये सारे डिपार्टमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर बांटता है। पर जो इतनी जो सारी पावर है ये पावर प्राइम मिनिस्टर की होती है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स प्राइम मिनिस्टर अपने पास नहीं रख सकता। तो इसके लिए ये व्यवस्था बनाई है कि प्राइम मिनिस्टर अपने से कुछ पावर निकालकर कुछ मेंबरों को अलग अलग उनको डिवाइड कर दे। जैसे मान लो डिफेंस है, तो डिफेंस अब हर जगह डिफेंस में तो प्राइम मिनिस्टर जा नहीं सकते। प्लस इसके बाद खाद्य विभाग यानी जहाँ अन्न भंडारण होता है तो वहाँ पर हर जगह है प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते, क्योंकि और विदेश मंत्रालय हर जगह विदेश में भी नहीं जा सकते। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अपने कुछ काम अपने मेंबरों को बांट देता है, अपने मंत्री तो उन्हीं को बताया मंत्री बनाए। तो मंत्रियों को काम बांटने का काम प्राइम मिनिस्टर को होता है और राष्ट्रपति की हेल्प ली जाती है। फिर इसके बाद नीति निर्माण की मुख्य भूमिका यानी कि प्लानिंग जो बनाई जाती है उसमें जो इंपॉर्टेंस रोल होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का होता है। फिर इसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सामूहिक जिम्मेदारी यानी सभी फैसलों की जिम्मेदारी साझा होगी। कहने का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा है क्या कहते हैं कामकाज, कहीं भी अटैक हो गया या पर कहीं कुछ बाढ़ भूकंप कुछ भी आ गए या कोई मिशन फेल हो गया, तो इन सब की जिम्मेदारी सारे मिनिस्टर को लेनी पड़ेगी, कोई एक व्यक्ति पर्सनल नहीं लेगा। कहने का मतलब पूरी मंत्रिपरिषद में अगर पूरी सरकार किसी एक उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति से भी गलती होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जितने लोग होंगे सामूहिक जिम्मेदारी, सभी फैसलों की जिम्मेदारी साझा होगी। साझा मतलब आपस में बांटेंगे, मिलकर बांटेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं प्रेसिडेंट क्या होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या है, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख। देखो आपके फैमिली में होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, आप होंगे, प्लस आपके दादाजी होंगे। तो जब तक आपके दादाजी रहेंगे तो घर के सबसे मेन मुखिया वही रहेंगे, लेकिन जो पैसा कमाने का है वो आपके पापा काम करेंगे। कहने मतलब आपके पापा प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है वो आपके दादाजी हैं। तो इसी तरह भारत में जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो दादा का रूप लेते हैं, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आपके पापा का रूप लेते हैं। इसको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझना है। तो यहाँ राष्ट्र का जो संविधान यानी कि उस घर के जो नियम कायदा कानून होंगे वो प्रेसिडेंट के अंडर में होंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन से नियम है, कैसे हैं, ये सारी व्यवस्थाओं की देखरेख प्रेसिडेंट करेगा, देखेगा क्या सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही है। कार्य मंत्री परिषद की सलाह यानी कोई भी काम यहाँ पर होगा, प्रेसिडेंट का कोई काम करता है कुछ भी हो तो वो मंत्री परिषद की सलाह पर होना चाहिए। कहने मतलब प्रेसिडेंट हो गए जो आपके दादाजी को पूरे घर के फैसले और डिसीजन को देखेंगे और ये देखेंगे सब लोग सलाह पर काम करते हैं कि नहीं करते। तो इस तरह इस चीज़ को समझिएगा। निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ पर अधिकांश शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। ऑब्वियसली सी बात है, जितनी ज़्यादा पावर जो होती है, मेन ज़्यादातर पावर वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की होती है, प्रेसिडेंट के पास उतनी बड़ी पावर नहीं होती। बाई चांस अगर मान लो जैसे इतनी समय भारत में बीजेपी की सरकार है या नरेंद्र मोदी की सरकार है, बाई चांस इनकी डेथ होती है या आई थिंक और कुछ कांड हो जाते हैं या सरकार पूरी तरह से गिर जाती है, तो उस इमरजेंसी में इस देश का जो कार्यभार संभालना पड़ेगा वो प्रेसिडेंट को संभालना पड़ेगा, ठीक है। तुरंत प्रेसिडेंट इस चीज़ को कमांड ले जाए और प्रेसिडेंट के जैसे ही कमांड संभालेगा उसके 6 महीने बाद यहाँ पर क्या कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है, ताकि इसके बाद यहाँ पर फिर एक नया प्रधानमंत्री आए। चलिए अब आते हैं, आपको जुडिशरी समझा लेते हैं। जुडिशरी क्या है इस चीज़ को समझते हैं। देखो जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब जो आपकी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कोर्ट कचहरी, तो इसको समझो। तो यहाँ पर हम न्यायपालिका का विषय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर संक्षिप्त सार है, क्या है, कानून की रक्षा करने वाली संस्था। आपके यहाँ जो भारत में जो बुक है संविधान, जो भारत का संविधान जिसमें लिखा है, तो उसमें लिखे जितने सारे कानून व्यवस्था उनकी क्या करती है, रक्षा करती है, सेफ्टी करती है। वो देखती है क्या कोई व्यक्ति यहाँ कानून को तोड़ता तो नहीं, अगर उसे तोड़ा जाता है तो उसको फाइन भरना पड़ता है, प्लस उसकी सजा दी जाती है।
देखो हमारा संविधान किसी को मारने का अधिकार नहीं देता, बोलने का अधिकार देता है, अपनी आवाज़ रखने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को मारने का अधिकार नहीं देता। अगर आप मारेंगे तो आपको कानून के अंडर क्या आपको सजा दी, इसी कहते हैं आपने कानून का उल्लंघन किया, यानी संविधान में जो लिखी बातें हैं उसका उल्लंघन किया, तो उसकी रक्षा कौन कर रहा है? न्यायपालिका। तो आपको न्यायपालिका क्या देगी? यानी कि सजा देगी। सरकार के गलत फैसलों को रोकने की शक्ति, यानी सरकार अगर जो भारत में मान लो नरेंद्र मोदी जी हैं या योगी आदित्यनाथ जी हैं या किसी भी स्टेट की यानी कोई भी गवर्नमेंट में जो व्यक्ति है जनता द्वारा जो चुन के आया गया है, अगर वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो न्यायपालिका होगी जो जुडिशरी होगी उसमें क्या लगा देगी? यानी रोक लगा दी। वो बता देगी कि ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको कुछ दूसरा प्लान लाना पड़ेगा, ये हमारे कानून के सही अकॉर्डिंग में नहीं बैठ रहा। तो इस वजह से इस चीज़ को वहाँ पर यानी कि जो जुडिशरी है इन चीज़ों पर रोक लगाती गलत कामों पर। अगर आप सही काम करें तो ऑब्वियसली बात कौन सी उसमें रोक टोक लगाएंगे। फिर इसके क्या है, मेन पावर के विषय में पढ़ते हैं। मुख्य शक्तियां और भूमिकाएं क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैंने कहा था ना कोर्ट कचहरी व्यवस्था। तो सबसे बड़ी जो यहाँ भारत में जो एक ही संस्था, देखो भारत में जो एक है वो सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर है सबसे बड़े हैं, प्रेसिडेंट है सबसे बड़े ऊपर है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, वो कहाँ है? दिल्ली में। तो ये सबसे बड़ा है, यानी भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं। और आपके स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आप जिस जिले में रह रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा? एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक है। तो ये देश के लिए है, ये आपकी स्टेट के लिए है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो ये सारी चीजें ऐसे डिवाइड की गई हैं। और आपका जो भी केस होगा तो सबसे पहले कहाँ पर लेके आप जाएंगे? सबसे पहले कोई भी केस होगा तो उसको यहाँ पर लेके जाएंगे जिला स्तर पर। यहाँ पर अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यानी नीचे से ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो आप डायरेक्ट कहाँ पर जा सकते हैं? यहाँ पर, यानी कि स्टेट में और यहाँ सुप्रीम कोर्ट, दो में से किसी एक में आप जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट में कोई हार्म पहुँचता है या नुकसान होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर बात आते हैं यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो मैंने अभी आपको बताया, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो ये कानून करता है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट करते हैं, हाई कोर्ट करते हैं। देखो कानून अगर संविधान के खिलाफ हो तो उसे सामान्य घोषित कर सकती है, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमारा जो कानून है अगर वो संविधान के खिलाफ तो उसको अमान्य घोषित कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य नहीं, अमान्य है, गलत रीड हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अगर कानून कोई भी नियम हो, कोई भी रूल हो, अगर वो संविधान के खिलाफ है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे संविधान में छुआछूत को यानी क्या कहते हैं, गैर कानूनी माना जाता है। अगर कोई छुआछूत कर रहा है तो उसके गैर कानूनी या केस किए जा सकते हैं। यहाँ पर क्यों जरूरी है स्वतंत्र न्यायपालिका? देखो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका इस वजह इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोलेंगे, ठीक है। अगर जुडिशरी स्वतंत्र नहीं है, यानी कि संविधान अगर स्वतंत्र नहीं है, तो कुछ जो आपसे ऊपर या आपसे बड़े लोग जो होते हैं तो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाकर या आप पे कोई भी कुछ भी करके, यानी कि एक तरह से ये एलिगेशन लगाने के बाद जब आपका काम कोर्ट में जाता है तो वहाँ से जज को खरीद लो, वकील को खरीद लो, ये सारी चीज़ तो होती हैं, ठीक है। अगर इन खरीदने के बाद न्यायपालिका यानी संविधान के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें काम नहीं होती, तो एक तरह से जो आम लोग हैं इस भारत की डेमोक्रेसी में लोग शोषित होंगे, शोषित मतलब प्रताड़ित होंगे या नुकसान पहुँचाया जाएगा आम लोगों को, ठीक है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका इस वजह से जरूरी है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया, जैसे कोई हत्या का आरोप है, ठीक है, आपके ऊपर हत्या का आरोप लगा या अमीर व्यक्ति कोई हत्या करता है तो अमीर व्यक्ति तो पैसा देकर बच के निकल लेगा अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है उस देश में, और गरीब व्यक्ति कहाँ से पैसा लाएगा? तो इस वजह से जो न्यायपालिका होती वो चाहे अमीर हो या गरीब सबके ऊपर बराबर केसेस और चार्जेस लगाती है, ठीक है। कहने का मतलब सबको बराबर यहाँ पर सजा दी जाती है, ये व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। इसी तरह यहाँ पर किया जाता है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका को आप ऐसे भी समझो कि जैसे हम यहाँ पर आज़ाद हैं, ठीक है। आज़ाद होने का मतलब यहाँ पर ऐसे है कि जैसे हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संविधान के किसी भी मूलभूत अंग को तोड़ते हैं, कहने का मतलब संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तो अगर अमीर व्यक्ति है तो वो ऑब्वियसली सी बात है अपनी पावर, हैसियत, पैसे दिखाकर निकल जाएगा, लेकिन आप नहीं निकल पाओगे, आप पूरी तरह से फंस जाओगे। तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसी वजह से रखी गई है कि वो ना तो आपकी बात सुने ना उसकी बात सुने, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको फैसले के अनुसार प्रोसेस चले, यानी कि जो डिसीजन है वो विद सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इसी वजह से स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में होना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर एक तरफा स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाती है और कोई व्यक्ति आपके ऊपर, कोई अमीर व्यक्ति कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा देता है, तो अब आप गरीब हो और कोई व्यक्ति आके एलिगेशन लगा देता है और वो पैसे भी दे के खा रखा है, तो आप
अपने जो यानी कि आपकी जो फ्रीडम है वो कहाँ से पूरी तरह से आपको मिल पाएगा, आज़ादी कहाँ मिल पाएगी। इसी वजह से जब आपकी लड़ाई कभी अमीर व्यक्ति से होती है या कोई आपको मारता है तो आप तुरंत भाग के कहाँ जाते हो, थाने में जाते हो, और ताकि वो आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि ये सारी संस्थाएं कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, और कोर्ट में जाने के बाद तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, ना उनकी बात ना उनकी, वो सिर्फ जो सच है उसको स्वीकार किया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखो, ताकि कोई संस्था सरकार शक्ति का दुरुपयोग न करे, वही यानी कि कोई गलत पावर का इस्तेमाल ना कर सके। स्वतंत्र न्यायपालिका इस वजह से जरूरी है। लोकतंत्र में न्याय और समानता बनी रहे, कहने का मतलब डेमोक्रेसी में ये जुडिशरी भी बनी रहे और इक्वलिटी भी बनी रहे, ठीक है। न्यायपालिका में क्या इक्वलिटी बनी रहे, इसको ऐसे समझो। फिर इसके बाद एक हेडिंग और आती है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो व्हाई डू यू नीड टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों, इसके इंपॉर्टेंस रोल आते हैं। देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमें इन राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास यहाँ पर अगर कोई पावर मिल जाती है तो वो अपने अकॉर्डिंग इस सरकार को चलाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब चुनकर किसी व्यक्ति को सरकार में भेजोगे तो वो आपकी समस्याओं से वाकिफ़ होगा और आपकी लोकल समस्याओं को ले जाकर वहाँ पर रखेगा, तो वो आपके अकॉर्डिंग देश चलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो 5 साल बाद आप उसे क्या कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है। इसी तरह होता है, यानी देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए ही यहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता हो। राजनीतिक संस्थाओं का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे हम सीएम को चुनते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद पीएम को चुनते हैं, तो ये राजनीतिक संस्थाएं हैं। ये कोई सरकारी संस्था नहीं, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिनको जनता बनाती है। फिर इसके बाद क्या, शक्तियों का संतुलन बनाए रखने के लिए राजनीतिक संस्थाओं को बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब भारत में किसी एक, जैसे मान लो अमीर और गरीब में हम इन चीज़ों को बांटते हैं, इस देश में अमीर हो जाए और गरीब हो जाए। अब ऑब्वियसली से बात, किसी देश में अमीर कम ही होते हैं, गरीब हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, ये हर देश का रूल है, ठीक है, नियम है। आप कहीं भी देखो 50 लोगों में एक लोग ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे रईस होता है, और उन्हीं 50 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो सबसे गरीब होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आते हैं, जो सबसे रईस इंसान होगा वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए हर चीज़ों का व्यवस्था कराए। जैसे इतनी समय आप इन चीज़ों को समझ पाओ या ना समझो, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिससे एयर पोल्यूशन है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, और अमीरों के यहाँ क्या लग चुका है, एयर प्यूरीफायर लग चुका है। लेकिन ये पोल्यूशन किया किसने, कभी आप ये सोचते हो कि ये पोल्यूशन हुआ कैसे, ये किया किसने। तो ऑब्वियसली इस बात, ये पोल्यूशन अमीर लोगों के द्वारा चलाई गई संस्थाओं या बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरियाओं से निकलने वाला धुआं, उनकी जो महंगी महंगी कार्स, जो फाइट जेट होते हैं यानी कि एरोप्लेन्स होते हैं, जो प्राइवेट जेट होते हैं, इनसे निकलने वाले धुएं से ही तो पोल्यूशन बना है। और आज उनके यहाँ क्या एयर प्यूरीफायर लगे, यानी कि जो रईस लोग होते हैं वो पैसा देकर कहीं भी बच निकलने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा आजकल होता है, लेकिन इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर का बैलेंस बनाए रखने के लिए ही जनता अपने द्वारा चुने गए मेंबरों को भेजती, ताकि उन लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाए। फिर इसके बाद आते हैं जनता की इच्छाओं को नीतियों में बदलने के लिए, यानी कि जो जनता की इच्छा है, जैसे मैं यहाँ पर अपने गांव में रहता हूँ, ठीक है, अपने गांव में, मेरी गांव में जो सड़कें अच्छी नहीं हैं, तो अब मेरी इच्छा है कि ये मेरी मांग को कौन पूरा करेगा। तो ऑब्वियसली बात, जो मेरा आसपास जो चुनाव लड़ेंगे, कई सारे मेंबर लड़ेंगे, मैं उसमें देखूँ कौन सबसे ज़्यादा ईमानदार है, तो उसको मैं जिताऊंगा। और वो बाई चांस जीत भी गया, अगर जीत गया तो वो मेरी इच्छाओं को जानता है। मैं कहूँगा भाई साहब देखो, हमने आपको वोट कराया, हमारे यहाँ नालियाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं, तो ये हमारी इच्छाओं से क्या हो जाएगा, वाकिफ़ हो जाएगा, जान जाएगा। तो वो हमारी इच्छाओं को जब जान जाएगा, तो जब चुनाव जीतेगा, फिर उसके बाद वो सड़कें, रोडें, ये सब बनवाएंगी। बाई चांस अगर सोच लो कि उसने नहीं बनवाया, तब क्या करोगे, तब एक ही फैसला होता है, 5 साल आने के बाद उसको हम हरा देंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं विवादों को न्याय के माध्यम से सुलझाने के लिए। अब ये जो भी विवाद होता है उसको हम न्याय यानी जुडिशरी के माध्यम से सुलझाने की कोशिश भी करते हैं इस चीज़ में। तो ये इंपॉर्टेंट यानी बेसिक पॉइंट थे। आइए आपको इसमें से कुछ और चीज़ें निकाल के दिखाते हैं, जो कि आपका चैप्टर अब तो खत्म होने वाला है। इस अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट यानी की पॉइंट, आपको यहाँ पर ध्यान क्या देने वाली, इस बुक में आपको नज़र सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है। देखो, आपको पार्लियामेंट दिमाग में बिठा के रखना है, कार्यपालिका बिठा के रखना है, न्यायपालिका, ठीक है। क्लास 8 में आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ चुके, अगर आपको टीचर अच्छा मिला होगा। तीनों मिलकर डेमोक्रेसी को सफल बनाती है। ये तीनों चीज़ जब आपस में मिलती हैं, ये सारी देखो, संसद पूरी तरह से आज़ाद है, कार्यपालिका पूरी तरह से आज़ाद है और न्यायपालिका आज़ाद है। जब ये तीनों मिलकर ही क्या भारत में डेमोक्रेसी हासिल करते, किसी भी देश में, भारत नहीं, आप भारत के लोग तो भारत के नाम लेते हैं, किसी भी देश में हो, जैसे अमेरिका, तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है। ये तीनों मिलकर एक लोकतंत्र देश बनाते हैं और एक दूसरे पर यानी नियंत्रण रखते हैं, यानी चेक एंड बैलेंस, कहने का मतलब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और
बैलेंस बनाकर रहते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ यहाँ पर बता देता हूँ क्या आता है। मैंने पिछले एग्जाम देखा तो यहाँ पर देखूँ अगर, तो पार्लियामेंट की जो आता है तो वहां से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जुडिशरी से देखें तो यहाँ पर 3 से 5 नंबर के यानी कि मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्यों स्वतंत्र है जुडिशरी से, ठीक है। तो मेजर पॉलिसी डिसीजन प्रक्रिया, यह केस स्टडी बेस्ड है, ये सारी चीजें तो आप इनको नोट डाउन करिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार भी करके रखिए। तो आई होप कि ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट में ऐड करता चला जा रहा हूँ, आप इनको देख लीजिएगा। आने वाले समय में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बना के रेडी रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें से आपको फिर क्वेश्चन आंसर भी टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा अभी छोटा सा यूट्यूब चैनल है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई कमी भी नजर आ रही तो आप इनको हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट स्टेप में सुधारने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।